हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स, जिनको हमने आपको एकदम इजी लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाने का प्रयास किया है और आई होप आपको बिल्कुल इजी लेवल से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको विविध प्रश्नावली का अर्थ भी बताया था कि विविध प्रश्नावली होती क्या है। विविध प्रश्नावली में वे सभी कॉन्सेप्ट आते हैं जो अभी तक आपने प्रश्नावली 1.1 से 1.6 तक जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, उन सभी का सार किस में आएगा, विविध प्रश्नावली में आएगा, एग्जाम्पल्स में, और जो हमारी प्रश्नावली है यानी क्वेश्चन है उनमें आएगा। इनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि जो हमारे प्रश्नावली की जो होते हैं उनके क्वेश्चनों की तुलना में इनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन कितना भी हाई हो, मैंने आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारी विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसके एग्जांपल्स को हम लास्ट लेक्चर में पूरा कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन, जिनको हम एकदम इजी लेवल से और एकदम बेसिक लेवल से आपको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नजरे एकदम बोर्ड पर। तो हम पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं वो क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन पर ध्यान दिए, क्वेश्चन क्या कहना क्या जाता है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। यानी कि उपसमुच्चय बताना है। उपसमुच्चय होता क्या है आपको पता होगा। यदि आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर को वहां पर देख सकते हैं, वहां पर उपसमुच्चय के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी सी आसानी होगी। यदि आपको इसको पूरी डिटेल चाहिए तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें देख सकते हैं। तो उपसमुच्चय होता क्या है, उपसमुच्चय में क्या होता है, हम दो समुच्चय लेते हैं। एक तो समुच्चय ए लेते हैं, एक समुच्चय बी लेते हैं, या और भी कोई ले सकते हैं आप। इसमें क्या करते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो समुच्चय ए किसका, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार हम बात करें, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है तो समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यह आप लोगों को पता है। तो इस क्वेश्चन को, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको ये ए बी सी और डी चार समुच्चय दिए गए। इनमें आपको बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। इसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो आपको इनको पहले रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में बनाना है। फिर आपको देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, यानी कि किसका अवयव, किसके सभी अवयव किस समुच्चय में विद्यमान है। यदि उसमें विद्यमान वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करना है, जिससे आपको समुच्चय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि हमारे पास कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, और हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन पर ध्यान दीजिए कि यदि कथन सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए। यानी कथन सत्य होगा तो उसे हम गणितीय रूप में सिद्ध करेंगे। यदि कथन असत्य है तो उसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक उदाहरण देना है। अब किस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हमें सत्य और असत्य बताना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। यदि कथन सत्य आता है तो हमें उसे सिद्ध करना है, और कथन असत्य आता है तो हमें उसे उदाहरण द्वारा उदाहरण देना है। अब हम चाहे कथन सत्य है या असत्य है, हम उदाहरण दोनों में देंगे, क्योंकि उदाहरण के द्वारा हमें पता चलेगा कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यानी कि उदाहरण दोनों में लेंगे। लेकिन कथन सत्य होगा तो क्या होगा, उसे गणितीय रूप में भी सिद्ध करेंगे, और कथन असत्य होगा तो वो उदाहरण के द्वारा काम चल जाएगा। क्योंकि पूछ कह रहा है कि हमें सत्य है तो उसे सिद्ध करना है, और असत्य है तो उसे उदाहरण द्वारा समझाना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, यदि हमारे पास पहली कंडीशन दी गई, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b होगा। ये हमारे पास दिया गया है। हमारे पास दो कंडीशन दिए गए, x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू a। क्या इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए हम x बिलोंग्स टू b ला सकते हैं?
हमें सत्य और असत्य बताने क्या यह कथन दिया गया सत्य है या असत्य है। हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम कोई समुच्चय ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है x क्या है, यहाँ पर कोई अवयव है, क्योंकि हम अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ये क्या है, अवयव है, ये क्या है कैपिटल लेटर में, यानी कि ये क्या है समुच्चय है। यानी कोई ऐसा कोई उपसमुच्चय लेते हैं, यानी कि समुच्चय लेते हैं। कोई समुच्चय माना क्या ले लिया हमने, माना कोई समुच्चय क्या है ए है, जिसके अवयव कौन कौन से हैं, जिसके अवयव मान लिए हमने 1 2 मान लिए। और x क्या है, x बराबर मान लिया हमने, जैसे मान लिया हमने 1 मान लिया। तो क्या x a से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि x हमारे पास एक अवयव है, इसका अवयव है, बिल्कुल है। तो x बिलोंग्स टू a, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हमारा लागू हो गया। अब हमें दूसरी कंडीशन को लागू करना है, क्योंकि दोनों कंडीशन इसलिए दी गई, हमें इन दोनों कंडीशन को लागू करते हुए तीसरा निकालना है। हमें दोनों कंडीशन ये तो लागू है, अब इसे भी लागू करना है। यानी कि a बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास b, यानी कि हमें b समुच्चय इस प्रकार से लेना है कि समुच्चय a पूरा का पूरा उसमें विद्यमान हो। यहाँ पर समुच्चय के रूप में विद्यमान हो तो समुच्चय के रूप में विद्यमान होना चाहिए। यानी कि हमारा समुच्चय b किस प्रकार से मानेंगे हम, पहले हम मानते हैं जिस प्रकार से ये क्या होगा हमारा 1 और 2, इसी प्रकार माने 4 और ये इस प्रकार 3 और 4 हमने मान लिया। अब किस प्रकार से माना है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि बिलोंग्स टू का अर्थ क्या होता है। बिलोंग्स टू का अर्थ होता है कि जो समुच्चय जो अवयव जिस रूप में दिया गया है हमें उसी रूप में उसे लेना है। हमें a बिलोंग्स टू a चाहिए, a बिलोंग्स टू b चाहिए, यानी कि a समुच्चय जो हमारे पास दिया गया है वो समुच्चय b में उसी रूप में विद्यमान होना चाहिए। यानी a समुच्चय क्या है हमारे पास, ये समुच्चय के रूप में दिया गया है, ये वैसे तो अवयव है लेकिन किसके रूप में है, समुच्चय के रूप में है। तो समुच्चय के रूप में हमने इसको अवयव ले लिया। तो क्या a बिलोंग्स टू है, a बिलोंग्स टू b है, बिल्कुल है, यानी कि a का a अवयव जो है जो इसमें विद्यमान है, यानी कि a बिलोंग्स टू b है। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन लागू हो गई। अब हमें तीसरी कंडीशन बतानी है। तीसरी कंडीशन कौन सी है हमारी, x बिलोंग्स टू b, यानी कि x क्या था हमारा, x बराबर क्या था हमारा 1 था। क्या x समुच्चय b से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, आप सोचेंगे ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये समुच्चय के रूप में दिया गया, हमें चाहिए संख्या के रूप में। x का यहाँ पर संख्या के रूप में यानी अवयव के रूप में है, यहाँ पर क्या है समुच्चय के रूप में है। यदि यहाँ पर दिया हुआ था 1 और 2, 1 और 2 समुच्चय के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ था तो वो इसे बिलोंग कर जाता। जिस प्रकार से दिया गया है a बिलोंग्स टू b, a का प्रत्येक अवयव यानी कि a जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है वो समुच्चय b से पूरा पूरा बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या है x नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। कथन क्या है, असत्य। तो हमें इसे सिद्ध करना है, नहीं करना है, क्योंकि जो कथन सत्य होगा उसे केवल हमें सिद्ध करना है और जो कथन असत्य होगा उसे हम केवल उदाहरण द्वारा समझेंगे। हमने उदाहरण द्वारा समझ लिया। तो हमने किया क्या है, हमारे पास दो कंडीशन दी हुई थी और तीसरी कंडीशन हमें लानी थी। तो पहली कंडीशन देखिए हमने x बिलोंग्स टू a, यानी कि a समुच्चय ले लिया हमने, ये ले लिया, और x कोई अभी मान लिया हमने 1, आप 2 भी मान सकते हैं, मान लिया। तो पहली कंडीशन लागू गई। हमें दूसरी कंडीशन लागू करनी है a बिलोंग्स टू b, यानी ये कंडीशन हमें लागू करनी है। तो यानी कि समुच्चय जो a पूरे दिया गया है हमारे b में उसी प्रकार विद्यमान होना चाहिए जिस प्रकार जिस रूप में वह दिया गया है। ये इस रूप में दिया गया तो इस रूप में हमने ले लिया, इसके अलावा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो a बिलोंग्स टू b ये कंडीशन लागू हो गई। लेकिन जो हमारे पास तीसरी कंडीशन आ रही है x बिलोंग्स टू b, यानी कि x जो है b से बिलोंग करता है। यहाँ पर x क्या है, x मान 1 है जो इससे बिलोंग नहीं करता है। तो यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी कि असत्य हो गया। असत्य को हमें उदाहरण द्वारा समझना था, ये हमने समझ लिया। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a इज द सबसेट ऑफ b, यहाँ पर दिया गया a इज द सबसेट ऑफ b तथा b बिलोंग्स टू c, तो a बिलोंग्स टू c। यहाँ पर क्या है, a इज द सबसेट ऑफ b, यहाँ पर दो समुच्चय इस प्रकार से लेना है कि a का प्रत्येक अवयव समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में विद्यमान होना चाहिए। क्योंकि सबसेट का अर्थ क्या होता है, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में विद्यमान है तो वह क्या कहलाएगा, a इज द सबसेट ऑफ b। ये a इज द सबसेट ऑफ b है तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान होगा, बिल्कुल विद्यमान होगा। या तो a समुच्चय ले लेते हैं, हम कोई ले लिया इस प्रकार से, आप साधारण से ले लीजिए 1 और 2 ले लीजिए आप इस प्रकार। b को समुच्चय ले लीजिए आप इस प्रकार से 1 2 3 और 4 आपने इस प्रकार से ले लिया। अब हमें ये पहली कंडीशन तो इसमें लागू होती है। पहली कंडीशन कहती है हमारी a इज द सबसेट ऑफ b, ये कंडीशन हमारी लागू हो रही है। अब हमें दूसरी कंडीशन भी लागू करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है b बिलोंग्स टू c, यानी कि b जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है वो सीधा सीधा जो हमारे पास b जो हमारे पास पूरा पूरा समुच्चय दिया गया है उसी रूप में विद्यमान होना चाहिए। ये समुच्चय के रूप में दिया गया है तो पूरा पूरा उस समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। तो c क्या होगा हमारा, c हमारा इस प्रकार से होगा। पहले तो हम ये लिख देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए b बिलोंग्स टू c,
तो 4। इसके अलावा हम कोई अवयव ले सकते हैं, जैसे 5 और 6 इस प्रकार ले लिया। तो क्या B बिलोंग्स टू C है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों कंडीशन तो लागू नहीं है। और तीसरी कंडीशन तो देखनी है कि ये लागू होती है या नहीं है। होती है तो वह सत्य है, नहीं होती है तो वह असत्य है। यह कंडीशन लागू हो गई। अब हमें चाहिए क्या A बिलोंग्स टू C, यानी कि A जो हमारे पास समुच्चय दिया गया, A क्या है 1 और 2, क्या C से बिलोंग करता है? अब आप देखें तो यहाँ पर आपको शायद लग सकता है कि A से बिलोंग करता है, लेकिन A से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है A 1 और 2 क्या है सब समुच्चय के रूप में है, जबकि 1 2 3 4 ये चारों समुच्चय के रूप में है। चारों क्या है? चारों को मिलाकर एक अवयव है, जबकि इन दोनों को अवयव को मिलाकर क्या है? एक अवयव है। तो ये क्या है? इससे बिलोंग नहीं करता है, यानी कि A नॉट बिलोंग्स टू C, यानी ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हमें इसे भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन कराता हूँ और 2 क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? यदि A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B तथा B इज द सबसेट ऑफ C तथा तो A इज द सबसेट ऑफ C, इस प्रकार से दिया है। हमारे पास 2 कंडीशन दिए गए। यदि A इज द सबसेट ऑफ B तथा B इज द सबसेट ऑफ B, तो क्या A C का सबसेट होगा? उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। आप किस प्रकार से लेते हैं? एक कोई समुच्चय ले लिया हमने, जैसे एक ही ले लिया, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमें कम अवयव लेने हैं। इसी प्रकार हम B कोई समुच्चय लिया जिसके अवयव क्या है 1 और 2, ये हमारे पास इस प्रकार से है। तो क्या हमें B समुच्चय इस प्रकार से लेना था कि एक का प्रत्येक इसमें विद्यमान, एक का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान हो, एक का अवयव क्या था इसमें एक था जो इसमें विद्यमान है, तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा? बिल्कुल होगा। पहली कंडीशन इसमें लागू होती है। अब दूसरी कंडीशन को लागू करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? B इज द सबसेट ऑफ C, यानी कि C समुच्चय हमें इस प्रकार से लेना है कि B का प्रत्येक अवयव C में विद्यमान हो। तो B का अवयव कौन कौन से हैं? 1 और 2 बिल्कुल है। इसके अलावा कोई अवयव ले सकते हैं? हम ले सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से आप ले लीजिए। ये हो गया आपका। तो क्या B का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान। तो क्या हो गया? B इज द सबसेट ऑफ C। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तीसरी कंडीशन देखनी है कि क्या A इज द सबसेट ऑफ C होगा, यानी कि A समुच्चय क्या है हमारा? एक, ये हमारे पास एक कोई समुच्चय है। तो क्या समुच्चय A का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान है। इसका अवयव क्या है? एक ही तो है, इसमें विद्यमान है। तो क्या A इज द सबसेट ऑफ C होगा? बिल्कुल होगा। A इज द सबसेट ऑफ C होगा। तो ये कंडीशन हमारी लागू हो गई, यानी कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। 2 कंडीशन दी गई, तो इससे तीसरी कंडीशन आ रही है, तो क्या हो गया? कथन सत्य हो गया। अब हमें इसे सिद्ध करना है। अब किस प्रकार सिद्ध करते हैं वो भी हम देखते हैं। सिद्ध करने के लिए हम पहले देखते हैं। पहली कंडीशन कहती है हमारी A इज द सबसेट ऑफ C। हमने उपसमुच्चय पढ़ा था, जब भी A इज द सबसेट ऑफ C A इज द सबसेट ऑफ B आ जाता है, तो क्या होता है? हम कोई अवयव ले रहे थे, कोई अवयव ले रहे थे, जिस प्रकार से A कोई अवयव ले रहे थे जो किससे बिलोंग कर रहा था? समुच्चय A से, तो वह समुच्चय B से बिलोंग कर रहा था। बिल्कुल बिलोंग कर रहा था। आपको उपसमुच्चय में पता होगा, हमने बताया था कि यदि कोई अवयव A से बिलोंग करता है तो समुच्चय B से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है, तो ये अवयव तो विद्यमान हो गई। लेकिन हम यहाँ पर क्या लेते हैं? हम कोई x को अवयव लेते हैं A इज द सबसेट ऑफ C के लिए। A इज द सबसेट ऑफ C के लिए वो क्या लेते हैं? हम x को अवयव ले लेते हैं। x कोई अवयव है, कोई अवयव है जो किसका अवयव है? समुच्चय A का अवयव है। हम सीधा गणितीय रूप में लिख देते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू A। तो यह x बिलोंग्स टू B भी होगा? बिल्कुल होगा। उपसमुच्चय की परिभाषा से हम देखते हैं तो ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू B भी होगा। बिल्कुल होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? B इज द सबसेट ऑफ C के लिए भी हम निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? x सीधा लेते हैं, ये कोई अवयव में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं हम। पहले क्या आएगा? x बिलोंग्स टू B। B का अवयव, B का प्रत्येक अवयव समुच्चय C में विद्यमान है, तो यदि x कोई अवयव है जो समुच्चय B से बिलोंग करता है तो समुच्चय C से बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू C यहाँ पर अवयव होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो x अवयव है A से बिलोंग करता है, B से बिलोंग करता है, C से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम
तीसरी कंडीशन को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। अब इस कंडीशन से हम कौन सी कंडीशन ला रहे थे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इस कंडीशन से हम इस या ये कंडीशन ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा a इज द सबसेट ऑफ c। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या है। पहले तो हमने उदाहरण के द्वारा देखा कि कथन सत्य है या असत्य है। हमने देखा कि कथन क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो सत्य आने के लिए क्या करा, हम इसे सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए हम क्या किया, पहले कोई a इज द सबसेट ऑफ b लिया। इसको हमने उपसमुच्चय की परिभाषा से क्या लिया कि x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू b होगा। इसी प्रकार b इज द सबसेट ऑफ c के लिए क्या होगा हमारा x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू c होगा। इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो क्या है, x बिलोंग्स टू a आ रहा है, एक क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू c आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। तो हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। हमने लिखा था कि a इज द सबसेट ऑफ b के लिए लिखा था x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c के लिए हमने क्या कर दिया, a इज द सबसेट ऑफ c हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस प्रूव, इति सिद्धम हो गया। तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ और जो 5 है वो आपको क्वेश्चन को करना है। इन दोनों का आंसर क्या होगा, असत्य होगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। वैसे तो जो लास्ट का आंसर है उसका क्या होगा, सत्य होगा। अब सत्य आपको शायद सिद्ध करना नहीं है तो उदाहरण के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सत्य होगा इसको सिद्ध करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो मैं आपको वही समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, यह है यदि a इज द सबसेट ऑफ b तथा x बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू a। ये आपके पास ये भी क्या था, नॉट बिलोंग्स टू b। इस प्रकार से ये दिया है। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a इज द सबसेट ऑफ b तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू a होगा। तो पहले हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं कथन सत्य होगा या असत्य होगा। वैसे तो हमें पता है कि कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो आप उदाहरण स्वयं ले सकते हैं, आप स्वयं आप इसके उदाहरण ले लीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट सिद्ध करते हैं क्योंकि कथन क्या है, सत्य है, ये हमें पता है। अब किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। a इज द सबसेट ऑफ b, अभी मैंने बताया था a इज द सबसेट ऑफ b के लिए क्या होगा, उपसमुच्चय की परिभाषा से क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b होगा, ये होगा। यदि हम यहाँ पर ये कर दें, दूसरी कंडीशन क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ पर हमने देखा कि x बिलोंग्स टू a, x a से बिलोंग करता है तभी क्या होता है, वो x बिलोंग्स टू b होता है। यदि x नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा तो क्या x नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा। तो किया क्या है हमने, a इज द सबसेट ऑफ b के लिए क्या था हमारा कि x बिलोंग्स टू a तथा नहीं आएगा तो x बिलोंग्स टू b, यानी कि यदि x a से बिलोंग करता है तभी क्या होता है, ये x बिलोंग्स टू b होता है। यदि हम यहाँ पर कर दें कि x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x b से बिलोंग नहीं करता, x b का अवयव नहीं है, तो x a का भी अवयव नहीं होगा। ये हमारी कंडीशन लागू होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो कंडीशन क्या है, ये हमारी लागू हो रही है। दूसरी कंडीशन हमारी लागू हो रही है और तीसरी कंडीशन क्या हमारी लागू हो रही है। तो सीधी इसमें तो लागू हो रही थी, क्या होगा हमारा, सिद्ध होगा। यही पर हमें क्या होता है, सिद्ध होता है। आप इसको उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मान लीजिए कि a b c 3 क्या है, समुच्चय है और हमारे पास कंडीशन दिए गए हैं कि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c तथा a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट b बराबर c। अब ये कंडीशन, ये जो आपका क्वेश्चन है,
बहुत ही क्या है, एकदम इजी है। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्या लगेगा, एकदम क्वेश्चन लगेगा। अब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। हम पहले यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। हमारे पास ये कंडीशन दी गई है और दूसरी कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। हमारे पास दो कंडीशन दी गई है और हमें सिद्ध क्या करना है कि समुच्चय क्या है, बी बराबर सी होगा, यानी समान समुच्चय होगा। अब हमें देखते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखें, पहले हम आप इसको इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं और इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं, दोनों कंडीशन के द्वारा हल करते हैं। मैं आपको इस कंडीशन के द्वारा हल करके बताता हूँ किस प्रकार से होगा। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जैसे आप आगे पढ़ेंगे बोले बीजगणित में, जैसे अब जहाँ पर जोड़ होता है तो उसको हल करने के लिए गुणा की संक्रिया अपनाते हैं। वहीं पर यहाँ पर क्या होगा, यदि यूनियन आ जाता है तो वहां पर संक्रिया किसके अपनाएंगे, इंटरसेक्शन की, क्योंकि हम यहाँ पर दो ही तो हमारे पास संक्रिया, वैसे तो संक्रिया तो चार हैं लेकिन दो मिलती जुलती क्या है, संक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन का यूनियन की इनवर्स क्या होगी, संक्रिया इंटरसेक्शन होगी। तो इसका जो इसकी संक्रिया किसके साथ करेंगे, हमारे पास जो ए यूनियन बी और जो हमारे पास ए यूनियन सी है, इसकी संक्रिया किसके साथ करेंगे, इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे, हम वो क्वेश्चन पर देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, बी बराबर सी। हम एक बार इसकी इंटरसेक्शन संक्रिया समुच्चय बी के साथ करेंगे और एक बार संक्रिया समुच्चय सी के साथ करेंगे। तो दोनों कंडीशन क्या है कि बराबर हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनकी दोनों क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसकी संक्रिया करते हैं किसके साथ, समुच्चय बी के साथ, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर समुच्चय बी के साथ, समुच्चय बी के साथ सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ तो है वो, सर्वनिष्ठ संक्रिया करने पर समुच्चय जो हमारे पास ये दिया गया है, समुच्चय बी के साथ क्या है, सर्वनिष्ठ संक्रिया करने पर। तो हम करेंगे क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहां पर हम बी के साथ क्या है, बी के साथ ले लिया। अब आपने वितरण नियम पढ़ा है, वितरण नियम में होता क्या है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी इस प्रकार लिखा जा सकता है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और इसी प्रकार इसे भी लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको वितरण नियम पढ़ाया था। वितरण नियम क्या था, पहले इसकी संक्रिया ए के साथ होगी, फिर इसकी संक्रिया बी के साथ होगी, इंटरसेक्शन साथ रहेगा और बीच में क्या आएगा, यूनियन का चिन्ह आएगा। अब किस प्रकार से आएगा, बी इंटरसेक्शन ए के साथ ये किस संक्रिया होगी, फिर इसके बाद क्या है, यूनियन का चिन्ह, यूनियन का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद क्या होगा, बी की इंटरसेक्शन संक्रिया किसके साथ होगी, बी के साथ ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, बी की इंटरसेक्शन संक्रिया किसके साथ होगी, समुच्चय ए के साथ। इसके बाद इसका यूनियन, यूनियन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि बी इंटरसेक्शन सी, इसकी संक्रिया हो गई। अब हमें देखना है बी इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना होगा, वर्ग सम का नियम लगेगा। यहाँ पर बी और बी में कॉमन क्या आएगा, सब खुद ही आएगा, यानी कि समुच्चय बी क्या आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये क्या होगा हमारा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार हम देखें बी इंटरसेक्शन ए, यहां पर हमने शायद यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया हमारा, इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये हमारे पास समुच्चय बी दिए गए, वेनाले के द्वारा समझते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी। समुच्चय बी, ये हमारे पास समुच्चय क्या है, बी है, बिल्कुल है। और बी और ए इसका इंटरसेक्शन पार्ट कितना है, ये है। तो यहाँ पर क्या है, इस इंटरसेक्शन पार्ट का, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है इस पार्ट का और समुच्चय बी का, ये हमारे पास समुच्चय बी है, इसका यूनियन क्या होगा, खुद समुच्चय बी होगा, बिल्कुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा, समुच्चय बी होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
ये आपका क्या होता है, एलएचएस पार्ट हल होता है। भाई ये क्या होगा आपका एलएचएस पार्ट होगा। अब हम आरएचएस पार्ट को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी कि एलएचएस तो नहीं है एक तरह से, क्या मानेंगे आप, ये क्या आ गया बी तो आ गया आपके इसके बराबर। अब आपको इसके बराबर क्या लाना है, आपको सी भी लाना है। इसकी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको ले उसका हल ज्ञात करने के क्या करेंगे। अब क्या किया था आपने, समुच्चय बी के साथ क्या किया था, सर्वनिष्ठ संक्रिया की थी। अब की बात क्या करेंगे, समुच्चय सी के साथ इसके सर्वनिष्ठ संक्रिया करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, समुच्चय बी के साथ सर्वनिष्ठ संक्रिया की है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वितरण नियम लग गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वितरण नियम से, वितरण नियम लिया, यहाँ पर ये आ गया। फिर इस पर क्या हो गया, वर्गसम का नियम लगा यहाँ पर, वर्गसम। और यहाँ पर क्या है, वेनालिक से हमने इसका मान क्या निकाला है, बी निकाला है। और ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय बी के बराबर हो गया। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। दूसरे पार्ट को भी हम हल करते हैं। इसको आप समीकरण नंबर ए दे दीजिए। अब हमें जो हमारे पास ए यूनियन बी था बराबर क्या था, ए यूनियन सी था। इसकी संक्रिया करेंगे हम किसके साथ, समुच्चय सी के साथ। यानी कि सी के साथ क्या होगी, इसकी सी से संक्रिया। अब सी से संक्रिया करते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम देखें तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वितरण नियम लगा सकते हैं। तो वितरण नियम क्या हो जाएगा, पहले सी की इंटरसेक्शन संख्या किसके साथ होगी, समुच्चय ए के साथ, यानी कि इंटरसेक्शन सी। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यूनियन का चिन्ह, इसके बाद जो हमारे पास सी है इसकी इंटरसेक्शन संख्या किसके साथ होगी, बी के साथ, यानी कि सी इंटरसेक्शन, यानी इस प्रकार भी हो सकता है बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और ये क्या हो जाएगा, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर वितरण नियम लगाया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम वितरण नियम। वितरण नियम हमने लगाया है। अब हम देखें, अब हम आगे क्या करते हैं, इसको तो हम ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका आगे हल नहीं हो सकता। ये इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर क्या है, वर्गसम का नियम लग रहा है, सी इंटरसेक्शन सी, वर्गसम। सी और सी में इंटरसेक्शन क्या होगा, सी होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। ये उसी की तरह गया, अब ये भी जो हमने वेनालिक बनाया था उसी की तरह गया। ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का कॉमन पार्ट, और जो समुच्चय सी है उसका यूनियन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने वेनालिक से इसका मान किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी तथा सी के साथ इसका यूनियन। अभी हमने जो वेनालिक किया है उसी के अनुसार क्या होगा, इसका मान सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें इसका ये जो पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। तो हमें सिद्ध भी क्या करना था कि बी बराबर सी क्या होना चाहिए, यानी कि समान समुच्चय होना चाहिए। बी बराबर सी हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और यहाँ पर क्या है, सिद्ध हो गया। तो हमने किया क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ही दो कंडीशन दी गई थी, इन कंडीशन से हमें सिद्ध करना था कि बी बराबर सी क्या होता है, ये होता है हमारा। तो हमने क्या लिया, हम इसको इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं और इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे, इसके द्वारा हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी संक्रिया किसके साथ करेंगे, यूनियन के साथ। पहले हम बी के साथ करेंगे, फिर हम सी के साथ करेंगे, लेकिन हम इसके साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, ए यूनियन बी, इसके संक्रिया किसके साथ करेंगे, इंटरसेक्शन के साथ। और किसके साथ करेंगे, पहले बी के साथ फिर सी के साथ। पहले हमने बी के साथ किया तो हमारे पास ये आंसर आया, और हमने सी के साथ किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पार्ट इसका और ये पार्ट क्या है, दोनों बराबर आ रहे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो बराबर होगा, यानी कि बी बराबर सी होगा। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एकदम ईजी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, यानी कि प्रतिबंध 4 प्रतिबंध दिए गए जो एक ही क्या है, एक ही बात को रिपीट करते हैं, यानी कि एक ही बात को बताते हैं। यानी कि चारों प्रतिबंध जो हमारे पास दिए गए हैं वो चारों क्या है, एक ही बात को बता रहे हैं। पहला हमारे पास दिया गया ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा क्या है हमारे पास, ए माइनस का बी बराबर क्या है 5। तीसरा क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी बराबर क्या है बी। इसी प्रकार हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है ए। पहला क्या है हमारा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का समुच्चय, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। तो क्या कहलाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसे हम वेनाले के द्वारा देखें तो वेनाले के द्वारा क्या होगा, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। तो हम यहाँ ये मान लिया हमने, समुच्चय बी मान लिया। और समुच्चय ए किस प्रकार से मानेंगे, इस प्रकार से मानेंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान, तो हम इसके अंदर क्या मानेंगे, समुच्चय ए मानेंगे। ये हो गया हमारा इस प्रकार से। ये क्या, इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, ए माइनस का बी बराबर 5, यानी कि ए में से समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय ए में तो हैं लेकिन समुच्चय बी में नहीं है, यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन अवयव आ रहे हैं उनको हटाने के बाद जो समुच्चय ए में बच रहा है, जो समुच्चय ए में जो अवयव बच रहे हैं वो क्या है, ए माइनस का बी, यानी कि समुच्चय के अंतर में पढ़ा है कि समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय ए में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है, और इनका अंतर क्या आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर हम डायग्राम में देखें, यदि इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट तो समुच्चय ए ही है। यदि हम इसको हटा दें तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, समुच्चय ए में क्या प्राप्त होगा, हमारे पास कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हम समुच्चय जो हमारे पास इस पार्ट को, ये कॉमन पार्ट दोनों का, इसको हटा दें तो ए माइनस का बी निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, समुच्चय ए में क्या कोई अवयव बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसका अर्थ भी क्या हुआ, इस पहले डायग्राम था इसका अर्थ क्या था कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, और इसका मान भी इस डायग्राम से हमने देखा तो इसका मान भी क्या आ रहा है 5 के बराबर। तो यही हम दूसरी कंडीशन है, यानी कि ए माइनस का बी, इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी कंडीशन लागू होती है, यानी कि एक ही बात को बता रही है। ये इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखें ए यूनियन बी बराबर क्या है बी, यानी कि ए और बी का हम यूनियन ले तो किसके बराबर होगा वो भी हम देख लेंगे। ये हमारे पास समुच्चय ए है, ये हमारे पास समुच्चय बी है। यूनियन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समुच्चय के अवयव को मिलाते हैं, और जो हमारे पास कॉमन अवयव होते हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है। यहाँ पर कॉमन अवयव कौन कौन है, समुच्चय ए के अवयव है तो इनके कॉमन एक बार लिखा जाएगा। तो इन दोनों का जो हम यूनियन लेंगे तो किसके बराबर होगा, समुच्चय बी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि समुच्चय ए के तो सारे बी में विद्यमान है पहले से ही। तो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तीसरी कंडीशन हमारी यही है, यानी कि ये जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो भी इसी बात को रिपीट कर रही है। और हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट ले तो किसके बराबर आए, ए के बराबर क्या आ रहा है। हम ए और बी हमारे पास समुच्चय देंगे, हमारे पास ए समुच्चय, हमारे पास समुच्चय बी, इन दोनों का कॉमन ले तो किसके बराबर आएगा, समुच्चय ए के बराबर आएगा। यानी कि और कंडीशन कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, यानी कि ये बात भी सी को रिपीट कर रही है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। यानी कि चारों जो हमारे पास कंडीशन है वो एक ही बात को रिपीट कर रही है, यानी कि एक ही जो है एक तरह से क्या है, तुल्य है। एक ये जो चार प्रतिबंध दिए गए वे आपस में समान हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वेन डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि दिखाइए, यानी कि प्रूव दैट A is the subset of B, तो C माइनस का B सबसेट C माइनस का A। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आप इसे कोई उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, और आप इसे जो आपके गणितीय लैंग्वेज होती है उसके द्वारा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि आपको करना किस तरीके से है, लैंग्वेज के तरीके से करना है या आपको उदाहरण के द्वारा
समझना है। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि समुच्चय ए हमें इस प्रकार से लेना है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। यानी कि ए को समुच्चय लेते हैं जिस प्रकार से ले लिया 1 2 ये 3, इस प्रकार से हमने ले लिया। इसी प्रकार हम बी को समुच्चय ले लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, कोई समुच्चय ले लिया जैसे 1 2 3 और 4, समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें सी माइनस का बी। सी हमें इस प्रकार से कोई समुच्चय लेना है, सी हमें कोई समुच्चय इस प्रकार से लेना है कि इनका कॉमन पार्ट कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सी माइनस का बी, हम पहले कोई सी समुच्चय ले लेते हैं। सी कोई समुच्चय ले लिया हमने 2 3 4 5 और 6 हमारे पास। तो सी माइनस का बी क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है, समुच्चय सी के वे अवयव जो समुच्चय सी में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से अवयव हैं जो समुच्चय सी में है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। यहाँ पर 5 और 6 क्या है, यहाँ पर वे अवयव हैं जो समुच्चय बी में तो है लेकिन समुच्चय जो समुच्चय सी में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। इसी पर बात करेंगे सी माइनस का ए। सी माइनस का सी में से आप किसको निकाल दीजिए, तो सी माइनस का यानी कि सी में से आप ए के अवयव को निकाल दीजिए। तो सी कौन सा है हमारा, ये अवयव, और ए कौन सा है हमारा, ये रहा। तो सी में से आप ए को निकाल दीजिए। ए कौन सा है आपका, ए ये रहा। सी में से तो आप 2 और 3 को हटा दीजिए, तो आपके पास बचा क्या है, बचा है आपके पास 2 और 3 को हटाने के बाद 1 बचा है आपके पास। रुको 1 मिनट, आपको सी में से हटाना है, यानी कि इन अवयव को हटाना है। और बचा क्या आपके पास 4 5 और 6 ये बचा है, इनके अलावा थोड़ी बचा है अवयव। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या सी माइनस का बी इज द सबसेट ऑफ बी सी माइनस का ए। तो ये आपको क्या ये होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सी माइनस बी का प्रत्येक अवयव सी माइनस का ए में विद्यमान है, ये इसका सबसेट होगा। तो हमने किया क्या है, पहले हमने कोई समुच्चय ए ले लिया, समुच्चय बी ले लिया। समुच्चय बी हमने इस प्रकार से लिया है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी हमें कंडीशन दी हुई है, तो हमें इसे लागू करना है, बिल्कुल करना है। हमें सी समुच्चय को ले लिया। अब सी समुच्चय हमने इस प्रकार से लिया, आप किसी प्रकार ले सकते हैं। अब फिर हमने निकाला सी माइनस का बी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी माइनस का बी निकालना है। सी माइनस का बी निकाला हमने 5 और 6, यानी कि सी के वे जो समुच्चय सी में तो हैं लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। इसी प्रकार सी माइनस का यानी कि समुच्चय सी के वे जो समुच्चय सी में तो हैं लेकिन समुच्चय ए में नहीं है। तो ये हमारे याद है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी माइनस का बी इज द सबसेट ऑफ बी सी माइनस का सी ए, ये हो गया हमारा। ये हम भी सिद्ध करना था, तो क्या हो गया, हैंस रूट। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका पावर सेट वाला। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि पी ए बराबर क्या है, पी बी। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर का बी, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि पी ए बराबर क्या है, पी बी। तो सिद्ध क्या करना है, तो प्रूव दैट क्या है, ए बराबर का बी। ए बराबर बी हमें सिद्ध करना है। आप इसे उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं और आप इसे थर्ड टाइप में भी आप समझ सकते हैं। तो उदाहरण आप इस प्रकार से ले लेना। आप क्या करना है, आप 2 उदाहरण ले लेना जो क्या हो, एकदम समान हो, यानी कि दोनों की ए बराबर का बी, यानी कि जिनमें अवयव की संख्या समान हो और जो अवयव दिए गए हैं वो भी क्या हो, समान हो। उसके बाद क्या करना, आप पी ए निकालना, उसके बाद पी बी निकालना। यदि वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा क्या है, सिद्ध होता है, यानी कि ए बराबर बी होने पर ही क्या होगा, हमारा पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। तो हमें क्या करना है, 2 समुच्चय लेने हैं, ए समुच्चय और समुच्चय बी। दोनों क्या होना चाहिए, समान समुच्चय होना चाहिए। दोनों समुच्चय समान लेंगे और हम पहले पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे। यदि दोनों समान आ रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा पी ए बराबर क्या हो, बी क्या हो, हमारा सिद्ध होता है। यानी कि आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्हीं भी 2 समुच्चय दिए गए, इसमें समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के लिए क्या यह कथन सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर क्या है, पी ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमारे पास दिया गया है कि पी ए यूनियन पी बी का मान किसके बराबर होता है, पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। आप इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आप उदाहरण लीजिए, कोई समुच्चय ले लीजिए, समुच्चय 1
और आप ले लीजिए समुच्चय बी ले लीजिए आप इस प्रकार से 1 और 2। हमें पहले निकालना है पी ए। अब पी ए निकालते हैं, तो पी ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले हम इसके अवयव की संख्या निकालते हैं। तो इसमें अवयव कितने हैं, 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसमें 2 क्या होंगे, इसके उपसमुच्चय होंगे यानी कि सबसेट होंगे, सबसेट होंगे। अब 2 सबसेट कौन कौन से होंगे, पहला तो फाई होगा क्योंकि फाई सभी समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, जो हमारे पास दिया होगा वही क्या होगा, हमारा इसका उपसमुच्चय होगा। इसे हम समुच्चय के रूप में व्यक्त करके क्या होगा, हमारा घात समुच्चय होगा। ये तो किसका मान हो गया, पी ए का मान हो गया। इसी प्रकार हम पी बी का मान भी निकालते हैं। पी बी में अवयव की संख्या निकालते हैं, तो पी बी में अवयव की संख्या कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि कितने होंगे, 4 क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहला होगा हमारा फाई, उसके बाद एक एक ले लेते हैं, यानी कि पहले हमने ले लिया 1 को, उसके बाद ले लिया हमने 2 को, उसके बाद हमारे पास जो शेष बचा वो उसे ले लीजिए, क्योंकि हमें 4 ही तो क्या चाहिए, सबसेट चाहिए। तो क्या हो गया, हमारा पी बी हो गया। अब हमने पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल लिया। इसके बाद हम इन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, यानी कि पी ए यूनियन पी बी। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी प्रकार चलना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पी ए यूनियन पी बी, तो हमने पहले पी ए निकाला, फिर हमने पी बी निकाला, अब हम इन दोनों का यूनियन लेने जा रहे हैं। तो यूनियन किस प्रकार लेते हैं, फाई यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो केवल एक बार लिखा जाएगा। इसी प्रकार एक भी यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यानी कि 1 से दीवार है तो इन्हें केवल एक बार लिखा जाएगा। और से जो शेष अवयव हैं उन्हें इसी प्रकार लिख दीजिए। तो क्या हो गया, 1 इस प्रकार से ये हो गया। ये क्या हो गया, पी ए यूनियन पी बी। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी, क्योंकि हमें पी ए यूनियन बी भी तो निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का यूनियन क्या होगा, बी के बराबर होगा, यानी कि सीधा क्या लिख दीजिए आप, बी के बराबर होगा। अब आपको इसका पी ए यूनियन बी के किसके बराबर है, बी के बराबर आ गए। तो आप जब इसका पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, पी बी के बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों के अवयव क्या है, समान है, इनके अवयव की संख्या भी समान है, अवयव भी क्या है, समान है। एक तरह से क्या है, समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय का जो घात समुच्चय होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका घात समुच्चय क्या होगा, पी ए यूनियन पी बी। बी के बराबर होगा, बी का मान कितना है, ये रहा 5 1 2 और 1 2, ये इस प्रकार से होगा। तो क्या पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन पी बी, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर अवयव को देखें तो इनकी संख्या भी समान है और साथ ही साथ जो अवयव दिए गए वो भी क्या है, समान है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा सिद्ध होता है, यानी कि हैंस रूल्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। हमें पूछ रहा था पी ए, ये क्वेश्चन नंबर पी ए यूनियन पी बी किसका मान, इसके किसके बराबर होता है, पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो हमने पहले ए समुच्चय बना, बी समुच्चय बना, इसके बाद हमने पी ए निकाला, पी बी निकाला, दोनों का यूनियन लिया, इसके बाद ए यूनियन बी निकाला जो किसके बराबर आता है, समुच्चय बी के बराबर। यदि हम समुच्चय बी के बराबर आया तो इसका घात समुच्चय भी समुच्चय जो हमारे पास पी बी आएगा उसके बराबर आएगा। तो हमने निकाला तो ये आ गया। तो दोनों कंडीशन क्या है, लागू हो गई, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा सिद्ध हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध करो। हमारे पास ए कोई समुच्चय दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस का बी और ए यूनियन बी माइनस का ए यूनियन बी, ये हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या आता है, ये आता है, और इसके बराबर ये आता है। हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम देखते हैं ये पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस का बी। अब यहाँ पर हम देखना कि ए माइनस बी को हम और क्या लिख सकते हैं, हम प्रणाली के द्वारा समझते हैं। ये हमारा ए समुच्चय, ये हमारा बी समुच्चय। ए माइनस का बी मैंने बताया था ये पार्ट होता है ए माइनस का बी। ये क्या होता है, ए माइनस का बी। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है वह है क्या है, जो मेरे पास समुच्चय दिया गया है, समुच्चय यू है, उसमें से यदि हम समुच्चय बी को निकाल दें, यदि समुच्चय जो हमारे पास यू है उसमें से बी को निकाल दें
और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें तो क्या हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यानी कि u माइनस का b, u माइनस का b, यानी कि हम इस पार्ट को निकाल दें तो हमारे पास बचा कौन सा पार्ट, ये पार्ट बचा पूरा, बिल्कुल बचा। और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें तो हमारे पास कौन सा पार्ट प्राप्त होगा, ये पार्ट प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, u माइनस का b क्या होता है, b डैश होता है, क्योंकि पूरक समुच्चय में हमने पढ़ा है a इंटरसेक्शन b, और ये क्या हो गया हमारा a। हमने किया क्या है, a माइनस का b था, हमें और क्या लिख सकते हैं, यदि हम इस पूरे में से इस समुच्चय b को निकाल दें तो हमें पास बाहर का पार्ट बचेगा, और इसका इंटरसेक्शन हम इसके साथ लेते हैं, इसके साथ लेते हैं तो हमें कौन सा पार्ट प्राप्त होता है, ये पार्ट प्राप्त होता है जो क्या है a माइनस का b, यानी कि a माइनस का b को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a, क्या था हमारे पास, इंटरसेक्शन b डैश, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम देखें a इंटरसेक्शन b क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं a इंटरसेक्शन, ये ले लिया। इसके बाद क्या है b यूनियन, और ये क्या है b डैश। अब हमने पढ़ा है कि b यूनियन b डैश, इसका मान कितना होता है, u के बराबर होता है। ये तो क्या है, जैसे इसको हम, हमारे पास ये वेना लिख लिया हमने, ये हमारे पास b है और ये क्या है हमारा u, ये हमारा b पार्ट होगा, इसके बाहर का पार्ट क्या हो गया b डैश, यानी कि u में से b को निकाल दे क्या बचेगा b डैश, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, u के बराबर होगा, यानी कि a इंटरसेक्शन u, और a और u में से इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, a ही होगा। तो हमारे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया। तो हमने किया क्या है, हमने ये पार्ट ले लिया, इसके बाद a माइनस बी को हमने वेनाली के द्वारा समझा कि हम इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है a इंटरसेक्शन b डैश, ये हमने लिख दिया है। तो इसके बाद हमने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर b यूनियन b डैश, ये क्या हो गया हमारा u का नियम का, यूनिवर्सल सेट का नियम हो गया, तो ये u के बराबर हो गया, और दोनों का कॉमन क्या आ गया, समुच्चय a आ गया। तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a यूनियन b माइनस का a, ये है हमारे पास। यहाँ पर कहता है a माइनस बी को हम क्या लिखा था, a इंटरसेक्शन b डैश, तो इसी प्रकार इसे क्या लिखा जा सकता है, b माइनस का a डैश लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम वितरण नियम लगाते हैं, इंटरसेक्शन, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश का मान कितना होगा, u के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो दोनों कॉमन पार्ट क्या है, u में से a यूनियन b को निकाल दे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, a यूनियन b हमारे पास प्राप्त हो गया। तो ये क्या था हमारा आंसर हो गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर किसके है, a के। इसको संक्रिय जो हम भी अभी हमने संक्रिया पढ़ी, 4 संक्रिया पढ़ी है, उनका यूज करते हुए हम इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम a यूनियन b जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमें संक्रिया होगी उनके द्वारा हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या वितरण नियम लगा सकते हैं, तो वितरण नियम से क्या हो जाएगा, a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमें करना है। तो बाई क्या है, LHS पार्ट द्वारा हमने हल किया है। तो क्या हो जाएगा, a और a का यूनियन क्या होगा, a के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और क्या है हमारे पास, a यूनियन b, ये इस प्रकार होगा a यूनियन b। तो a यूनियन b में से हम a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a यूनियन b का मतलब क्या है, इसमें समुच्चय a के भी सारे विद्यमान और समुच्चय b के भी सारे विद्यमान। तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, a के साथ इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, समुच्चय a होगा। यानी कि किसके बराबर आ रहा है, RHS पक्ष क्या आ रहा है, तो हमें सिद्ध भी क्या करना था, a करना था। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको करना है। तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले हमने वितरण नियम लगाया, इसके बाद हमने यहाँ पर साधारण से क्या है, इंटरसेक्शन दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तात्पर्य का चिन्ह यह होता है बी बराबर सी सभी कंडीशन में नहीं होता है, यानी कि आवश्यक रूप से नहीं होता है, मतलब सभी कंडीशन में नहीं होता है, सभी कंडीशन में, सभी में नहीं होता है। अब हम सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से करते हैं वो भी हम देखते हैं। हम कोई समुच्चय ए ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 1 और 2, इसी प्रकार मान लिया हमने समुच्चय बी 1 और 3, और हम सी समुच्चय लेना है तो हम क्या करते हैं 1 और 4। हमें समुच्चय इस प्रकार लेना था कि ए इंटरसेक्शन बी का कुछ ना कुछ मान है, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा, समुच्चय 1 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है हमारा समुच्चय सी था, तो ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही आ रहा है, दोनों में एक ही आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो क्या b बराबर सी दिया गया है, यहाँ पर हमें b बराबर सी नहीं दिया गया, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी कंडीशन में b बराबर सी नहीं हो सकता। यदि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो इसका लिए आवश्यक नहीं है कि b बराबर सी भी हो, वह अलग भी हो सकता है, जो हमने अभी हमने देखा है। यहाँ पर b बराबर सी, b नॉट इक्वल टू सी, लेकिन फिर भी क्या है a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b बराबर आ रहे हैं, a इंटरसेक्शन सी क्या है बराबर आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मान लीजिए कि दो समुच्चय यानी कि ए और बी दिए गए हमारे पास। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर क्या है b इंटरसेक्शन x बराबर कितना है 5, तथा A यूनियन x बराबर क्या है b यूनियन x, इस प्रकार से आपको दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि प्रूव दैट b बराबर a बराबर क्या है b। इस क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है थोड़ी सी अलग दी गई है। यहाँ पर क्या है, हम इसका यूज करते हुए हम इसको सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, हम ये लेंगे इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, हम यूनियन दिया गया तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे, किसके साथ लेंगे, पहले ए के साथ लेंगे फिर बी के साथ लेंगे, दोनों का लेंगे, एक का नहीं लेंगे दोनों का लेंगे। किसके साथ लेंगे, ए के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, पहले ए के साथ फिर लेंगे बी के साथ। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर तभी भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको लास्ट में जब हल करेंगे एक के बराबर लाएंगे तो यहाँ पर आपको या तो इंटरसेक्शन x दिया होगा या b इंटरसेक्शन x दिया हुआ होगा, वहाँ पर क्या करना है आपको फाई करना है, फिर आपको हल करना है। इसी प्रकार यहाँ पर b के साथ हल करेंगे तो आपको या तो इंटरसेक्शन x दिया होगा किसी पद में, या किसी स्टेप में आपको b इंटरसेक्शन x दिया होगा, वहाँ पर आपको फाई करना है। तब आपको देखना है कि दोनों कंडीशन बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उसी के जैसे होगा तो आप इसे शो करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरेख समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो। आपके पास 3 समुच्चय आपको इस प्रकार से लेने हैं। ये क्वेश्चन पे आपको स्वयं को करना है, किस प्रकार से करेंगे, आपको 3 समुच्चय लेने हैं, 3 समुच्चय लेने यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का जो आपका ए समुच्चय होगा समुच्चय बी होगा, दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। इसी प्रकार बी और सी का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन यानी ए और सी का भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। लेकिन समुच्चय आपको इस प्रकार से लेने हैं कि तीनों का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, तीनों का कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में ऐसा कोई सा अभी नहीं होना चाहिए तीनों में कॉमन हो। 2 में तो हो सकता है लेकिन तीनों में नहीं होना चाहिए। और सिद्ध क्या करना है आपको, एक समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बारे में चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बताया 13 है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ, यानी कुल कितने हैं यहाँ पर, कुल है आपके 600 कि 150 विद्यार्थी क्या है चाय पीने वाले, इनके एनसी वो कितने हैं 150। दो 225 विद्यार्थी कॉफी, जिसे कॉफी को मान लीजिए आप NF मान लीजिए, जो कितने हैं 225। इसी प्रकार 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। अब 100 विद्यार्थी यानी कि चाय और कॉफी, और आगे यानी कि क्या होगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, कितने हैं 100 विद्यार्थी। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया था, उदाहरण में आया था। कौन से उदाहरण में आया था, आपके उदाहरण में आया था शायद, जो प्रश्न है आपके उसका उदाहरण नंबर जो 26 है यानी कि 26 है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ी सी क्या है कैलकुलेशन, यानी कि जो संख्या है यहाँ चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन तो उसी टाइप का है। तो पहले हम समझते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ पर कुल दिया गया है और हमें निकालना है कि पहले देखेंगे निकालना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि न तो क्या है वो चाय को पसंद करते हैं और न ही विद्यार्थी क्या है कॉपी को पसंद करते हैं। इस प्रकार के हमें विद्यार्थी चाहिए, यानी कि हम चाहिए क्या है NC डैश, C डैश मतलब नहीं को व्यक्त करता है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन क्योंकि और आया है बीच में, तो F डैश ये किसके बराबर होता है, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं डी मॉर्गन नियम से NC इंटरसेक्शन F इस प्रकार लिखा जा सकता है। और इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है, U में से जब NC इंटरसेक्शन F को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर NC इंटरसेक्शन F का मान हमें चाहिए और U का मान भी चाहिए। अब हमें देखना है कि U का मान है या किसका मान है। मैंने आपको 3 नियम बताए थे, 3 नियम। जो पहला नियम होता है, पहला नियम क्या है, क्या इसमें कम से कम या अधिकतम दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो क्या ये यूनियन होगा, नहीं होगा, यानी कि क्या होगा यूनिवर्सल होगा। दूसरा नियम लगा के दे सकते हैं, हमें समुच्चय C का मान दिया गया, समुच्चय F का मान भी दिया गया और दोनों कॉमन पार्ट का मान भी दिया गया, तो ये यूनियन तो नहीं हो सकता। क्या होगा ये यूनिवर्सल होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा। तो हम इसे यूनिवर्सल मान लेते हैं और इसके द्वारा हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, यूनियन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम यूनियन का मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा NC यूनियन F, इसका मान कितना हो जाएगा NC मान कितना है 150, NF का मान कितना है 225। इसी प्रकार NC इंटरसेक्शन F इसका मान कितना है आपके पास 100। ये है, ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में आता है, माइनस में क्या आता है C इंटरसेक्शन F आता है। तो C यूनियन F इसका मान कितना होगा आपके पास 150 और 225 कितने हो गए 375 में 100 गए तो कितने हो गए 275 हो गए। आपको समझ में आ गया होगा 275 हो गए। अब हमें मान चाहिए U माइनस का NC इंटरसेक्शन F, C यूनियन F। ये क्या था आपका यूनियन था ना, इस प्रकार से चेंज होगा। अब हम देखें, अब हम किसका मान चाहिए U माइनस का, U का मान कितना है हमारे पास 600 माइनस इसका मान कितना है हमारे पास 275 आएगा क्या आपके पास 325। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, हमारे पास कुल दिया गया है जिसे हमने यूनियन मानना है, यानी कि यूनिवर्सल माना है, जो आपको पता है किस प्रकार से माना है। 3 नियमों के बारे आपको 3 नियम बताए थे, उसके द्वारा हमने इसको यूनिवर्सल माना है। इसके द्वारा हमने यूनियन का मान निकाला। यूनियन का मान क्यों निकाला है, क्योंकि हमें चाहिए था कि ये चाहिए था कि जो तो कॉपी को पसंद नहीं करने वाले और चाय को पसंद न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हमने डी मॉर्गन के द्वारा इसमें चेंज किया और हमने इसको समुच्चय जो पूरक था उसके द्वारा इसमें चेंज किया। तो हमें इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए। इसका मान हमें पता है, इसका मान हम इसके द्वारा निकालते थे, तो इसका मान हमने इसके द्वारा निकाल लिया और इसका मान था हमारे पास 600 में से इसका मान निकाला तो क्या हो जाएगा 325। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाएं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलते हैं, जानते हैं। मतलब विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, यानी कि यूनियन की बात कर रहा है। तो समूह में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कि यूनियन की हमें बात कर रहा है। हमें जो हिंदी को जानते हैं उनको NH मान सकते हैं, NH। इसी प्रकार जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें NE मान सकते हैं। और दोनों का इंटरसेक्शन का मान भी हमें दिया गया है, कितना मान है, NE इंटरसेक्शन F, उसका मान भी दिया गया है। और हमें पूछ क्या रहा है, NE यूनियन H, इसका मान हमें पूछ रहा है। तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है NE प्लस NH माइनस NE इंटरसेक्शन H। इस सूत्र में इसका मान भी दिया गया है, इसका मान भी दिया गया है और इसका मान भी आपको दिया गया है। तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से आपसे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। इस जो आपको प्रश्नावली चल रही है विविध प्रश्नावली, इसके लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं जो आपके अगले लेक्चर में हल करेंगे। इसके साथ ही आपका नया चैप्टर संबंध और फलन उसको भी स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।